बच्चों फ्रिक्शन में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है और एंगल ऑफ रिपोज होता है, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। जब हम फ्रिक्शन को डील कर रहे होते हैं तो इन टर्म को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करके चलते हैं, जिससे कि इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन देखना हो, कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पर, वो निकालना हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं। यहां पर यह बात भी समझनी जरूरी है कि जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ या लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ, उस चीज को समझेंगे। जो एंगल बना है उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही क्यों कहते हो, इस बात को भी समझेंगे, उसका डेरिवेशन कर लेंगे। इस छोटे से लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो डेफिनेशन तो लिखी हुई है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इट डिफाइन एज, क्या डिफाइन है उसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इस हेडिंग में लिखी हुई हर बात समझ में आए। कैसे? एक आप ब्लॉक ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक ब्लॉक। जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक 10 kg का है और ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक। इस ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg है, ये 10 kg का एक ब्लॉक है। तो इस सरफेस पे रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसका वेट mg नीचे लगेगा, ठीक है। इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां से जरा देखो, यहां से क्या होगा, इसका वेट कितना आ जाएगा, 10 × 10, ये कितना आ जाएगा, जाके यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया 100 न्यूटन आ गया। क्लियर हुआ? आर की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर म्यूएस की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि म्यूएस क्या होगा, म्यू या म्यूएस या म्यू के आपको फिगर में दे दिया जाएगा। तो मैं दे देता हूं यहां पे 0.5, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो 1 से कम ही होती है, तो मैंने दे दिया। अब आप यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को जो आपने इस सरफेस के ऊपर रखा है, इस पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, इसको स्टेडी स्टेट में, इसको रेस्ट पोजीशन में बनाए रखने के लिए इस पर कितना फ्रिक्शन लग सकता है। अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, इधर अप्लाइड फोर्स है मेरे पास, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स है, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा। यहां पे देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चों, वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होते हैं जहां पे कांटेक्ट आता है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, जैसे देखो ये मार्कर है ना, जैसे अभी क्या है, ये मार्कर इस यहां पे हथेली को टच कर रहा है, तो हथेली ये वाला सरफेस और इसका ये सरफेस, ये होता है, यहां पे फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन यहां कहीं काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन सिर्फ यहां काम कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं वहां फ्रिक्शन लगता है, यहां पे लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन स्मॉल एफ से लिख रहा हूं। क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे जैसे मैं एफ बढ़ाऊंगा, क्या होगा, ये फ्रिक्शन बढ़ेगा और ये जब बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। उस कंडीशन पर मुझे देखना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स किसका, वो ही बात करेंगे कि किस चीज का रिजल्टेंट निकालना है। वो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, पहले उन तीनों कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहां पे एफ लिमिटिंग कितना आएगा, एफ लिमिटिंग जो पीछे लग सकता है, फ्रिक्शन तो लगेगा लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, देखो ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसको लिमिटिंग बोलते हैं, एफ लिमिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ लिमिटिंग आ जाएगी म्यू एस आर। तो यहां से देखो कितना आया, तो यहां से आ जाएगा म्यू एस की वैल्यू कितनी 0.5 और ये आर की वैल्यू कितनी है 100। आर किसके बराबर होगा, mg के। तो यहां से बच्चों आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, यहां से आ गया 50 न्यूटन। इतना तो फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पीछे ले सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इस ऑब्जेक्ट पे लगाता हूं कितना फोर्स, F = 1 न्यूटन लगाता हूं, ठीक है। फिर मैं लगाता हूं कितना, इस पर फोर्स में लगाता हूं 10 न्यूटन लगाता हूं, कितना, F = 10 न्यूटन लगाता हूं। फिर मैं इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा कि F = 50 न्यूटन। तो इन तीनों कंडीशन पे क्या हो रहा होगा, देखो ऐसा सीन बनेगा। ऊपर की तरफ क्या है, R लगा हुआ है, ठीक है, R लगा हुआ है। दूसरा केस ये है, ऊपर R लगा हुआ है। तीसरा केस बच्चों ये है,
ऊपर क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, लगा है। इस साइड में जो यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिन बच्चों को बहुत जल्दी है वो सिर्फ डेफिनेशन को देख लें। अगर कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम दे करके ही आप समझ पाओगे कि फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे आ रहा है, कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखो पहली बार क्या हुआ, आर ही है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। यहां पर मैंने पहली बार फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो मैंने इधर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाया, F = 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन लगाया। तो देखो आर और ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, तो इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट कहां होगा, जो ज्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, आर की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा 100 न्यूटन की तरफ होगा। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहां पे आएगा, कहां पे, यहां पे रिजल्टेंट आ रहा होगा, ऐसे इसके पास आ रहा होगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ये क्या है हमारे पास रिजल्टेंट, हमने मान लिया P है, क्या है ये हमारे पास रिजल्टेंट P आ गया है। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने R कह दिया है, रिजल्टेंट को देखो मैंने यहाँ पे सारा रिजल्टेंट R लिखा है, तो इसको मैं N लिख दूँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे N लिखा जा सकता है, इसको मैं N लिख देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, सभी जगह में N मान लेता हूँ क्योंकि मैंने डेफिनेशन में N लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन को R ही लिया है, R सही लिखा था मैंने, R है। अब रिजल्टेंट हमारे पास P है, तो देखो ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, ये जो रिजल्टेंट ये आया है ये वाला, इधर वाला जो फोर्स आया था ये, इन दोनों ने रिजल्टेंट कितना बनाया, थीटा एंगल बनाया। अभी देखो और अब की बार मैंने कितना फोर्स कर दिया है, अब की बार मैंने फोर्स कर दिया है F की वैल्यू कर दी है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट थोड़ा बाहर आएगा। अब की बार रिजल्टेंट क्या हुआ, ऐसे कुछ आया, ये रिजल्टेंट है P, तो P कुछ ऐसे आया। अब की बार एंगल बढ़ा ना, पहली बार एंगल देखो कम था, जो रिजल्टेंट है कि कौन सा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ P एंड F, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल की बात हो रही है। अभी ये एंगल ऐसे आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैंने F को इतना कर दिया है, F की वैल्यू बच्चों मैंने कर दी है, F की वैल्यू जो है वो FL के बराबर हो गई है। किसके बराबर हो गई, FL कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया, क्योंकि जो पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था, इधर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था FL वो कितना है 50 न्यूटन है, और आगे कितना लगाया गया है, यहां पर भी मैंने 50 न्यूटन ही अप्लाई किया है। तो बॉडी कैसी आ जाएगी, बॉडी आ चुकी है, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव है, कैसा है, जस्ट अबाउट टू मूव है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, या ऐसा कह सकते हो बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है। कैसी है बॉडी, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन पे आ गई है। तो जरा देखो अब क्या होगा, अब जो एंगल बनेगा कुछ ऐसा एंगल बनेगा जाके, ये एंगल, अब की बार ये एंगल इतना बन गया जाके, ये P हो गया और इधर वाला हो गया R और इधर वाला हो गया FL, ये कितना बन गया FL। लिमिटिंग कंडीशन पर या बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन पर ही रिजल्टेंट ऑफ R एंड FL जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, अब थोड़ी सी बात कर लूं, मैं आपको समझा दूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मैंने जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही क्यों कहा। तो देखो जरा सा इन तीनों केसेस में क्या बात है कि जैसे जैसे आप F बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, F बढ़ाते हो, थीटा बढ़ता है ना, F बढ़ाया, देखो पहले 1 न्यूटन था, फिर 10 न्यूटन है, फिर 50 न्यूटन है, इसका मतलब F बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, थीटा बढ़ गया, थीटा बढ़ गया, इसका मतलब F और थीटा, F थीटा पे डिपेंडेंट है। देखो थीटा डिपेंडेंट किस पे है, अप्लाइड फोर्स पर है। जब अप्लाइड फोर्स कितना हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में पहुंच जाए, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो जाए, उस कंडीशन पर उस टाइम जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का, वो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसी एंगल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि ये एंगल किस चीज का है, फ्रिक्शन का एंगल है, इसीलिए इस एंगल को फ्रिक्शन का एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है।
क्यों कहा इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन? क्योंकि ये एंगल फ्रिक्शन की वजह से आया है, इसलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं। अब जरा डेफिनेशन में क्या लिखा है उसकी मैं बात करता हूं। देखो ऑब्जेक्ट कैसे रखा था, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, मैंने ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास बना दिया है, एबीडी बना रहा हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इस तरह नहीं बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है, इसको मैं दिखा रहा हूं आर से। क्या दिखा रहा हूं? आर से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैं लिख रहा हूं बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है। देखो बच्चों ये जो डेफिनेशन है ना वो स्पेसिफिक है, कब की है? व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है। जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगी तभी आप कहोगे कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा P, वो जो एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो मैंने लिख दिया बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। तो यहां देखो ये बन गया आपके पास FL, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, तो फ्रिक्शन क्या बन गया? जो F है वो FL के बराबर होगा। अब यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये रिजल्टेंट आता है P, इस रिजल्टेंट को मैंने बोल दिया P। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड होता है? द एंगल, यहां से द एंगल विच कौन बना रहा है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL एंड नॉर्मल रिएक्शन R, दोनों नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों कांटेक्ट फोर्स होते हैं। इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट क्या है? P है। तो क्या लिखा गया? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL एंड नॉर्मल रिएक्शन R मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। जो एंगल रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाता है, ये एंगल जो एंगल बनाता है रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन से, जो भी एंगल बनाता है उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जरा देखो अगर फ्रिक्शन 0 हो जाता तो एंगल कितना होता? एंगल 0 हो जाता। कैसे होता? क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। कोई फ्रिक्शन का मतलब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। जब अप्लाइड फोर्स नहीं है तो पीछे फ्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इधर कोई फोर्स नहीं लगा तो जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा नॉर्मल की डायरेक्शन से एंगल बनाता है। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में, कोई एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहां से बातें आप समझ सकते हो ये, ठीक है। अभी देखो यहां से क्या और चीज मिल सकती है? ये FL है तो ये इतना पार्ट FL के बराबर ही तो होगा। चलो अभी यहां से आप क्या ले सकते हो? फ्रॉम फिगर। क्या ले सकते हो? फ्रॉम फिगर क्या आ सकता है? फ्रॉम फिगर ये आ सकता है बच्चों, यहां से tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मिल जाएगा, देखो परपेंडिकुलर मतलब कितना? FL और बेस का मतलब R। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया है FL अपॉन R। ये इक्वेशन 1 हो गई। एक इक्वेशन आपके नॉलेज में है पहले से, क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? वो होता है FL इज इक्वल टू म्यू एस R होता है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब 1 और 2 से क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिल सकता है? देखो यहां से 1 और 2 से इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू, आप tan थीटा S भी ले सकते हैं, नहीं लिखना है तो tan थीटा से काम चल जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू पुट करिए, ये आ जाएगा म्यू एस R और नीचे कितना है? R। तो यहां से R कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा केवल म्यू एस आ जाएगा। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू आ गया म्यू एस। यहां से आप ये भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द
टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? ये होता है, ये तो मैंने कंसेप्ट बताया, आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और ये फिगर बनाना होता है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल नहीं भूलनी है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, या आप ले सकते हो इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन लिखिए और डेफिनेशन में अगर ये वर्ड छूट जाता है, जब भी आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करेंगे तो आप जरूर ये लिखेंगे। डेफिनेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वहां लिखना पड़ेगा इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या ले सकते हो व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। डेफिनेशन पूरी लिखिए, और ये वर्ड अगर छूट गया तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन होती है। जब लिमिटिंग की कंडीशन होल्ड होगी तभी जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट आर और एफ एल का, आर के साथ, वही एंगल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है उसकी बात करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल में इधर बता देता हूं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में पहला आपको दिया गया है फाइंड म्यू एस, फाइंड म्यू एस इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन बनाना है। देखो क्या आएगा, आपको म्यू एस ही निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मैं ले देता हूं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको गिवन क्या है? गिवन ये है, गिवन दैट, पहले तो दिया गया है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। जब 30 डिग्री है तब आप फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो टेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है टेन 30, तो म्यू एस निकल आएगा। कितना आएगा? 1/√3। तो ये हो गया बच्चों म्यू एस की वैल्यू। दूसरी कंडीशन क्या दी जा रही है? तो पहला केस हो गया था। दूसरी कंडीशन क्या है? गिवन दैट आपकी बार क्या है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री है तो क्या आएगा? म्यू एस इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहां से म्यू एस की वैल्यू 10 60 आ जाएगी। 10 60 आएगी तो क्या आएगा? √3 आ जाता है। तो देखो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो आपको म्यू एस देगा तो थीटा पूछेगा, या थीटा देगा तो म्यू एस पूछेगा। दो ही तरह से प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आपको म्यू एस दे दिया गया तो म्यू एस इक्वल टू 1/√3 दे दिया है, पूछा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए, तो इसके बाद यहां जाइए, यहां के बाद यहां जाइए और फिर ये कंपेयर कर दीजिए। अगर थीटा दिया है तो म्यू एस तक जाइए और म्यू एस दिया है तो थीटा तक वापस आ जाइए। इतना सा बच्चों काम करना होता है, और मोस्टली आपको सिर्फ 10 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आपको 1045 पता होगा, 1 होता है, 30 का पता हो गया, 60 का पता हो गया, 90 की वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्फिनाइट होती है, बस इतनी वैल्यू चाहिए आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की।